तो देखिए, आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो मैं एजुकेशन टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर आदमी को, हर महिला को, सभी को पता है। एक ऐसे न्यूट्रिशन की बात मैं करूँगा, जिसकी रिक्वायरमेंट बचपन से लेके, बच्चे के पैदा होने से लेके, मैं तो ये कहता हूँ कि इवन जब बच्चा पेट में होता है, तब से लेके और जब तक ज़िंदा रहता है कोई भी प्राणी, तब तक उसकी ज़रूरत होती है। पता उसका सभी को है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो अब थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाइए, आप बैठिए। एक्सरसाइज़ का टाइम खत्म हो चुका है। देखिए, एक्सरसाइज़ में आप अब लगे रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और चीज़ को समझ नहीं पाएँगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा-सा जुड़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो देखिए, मैं एक आज ऐसे न्यूट्रिशन की बात करूँगा, जिसकी कमी की वजह से हमें हार्ट की समस्याएँ आती हैं, कैंसर तक के खतरे उसकी वजह से बढ़ते हैं, हाई बीपी की समस्या आती है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। कभी-कभी जो है कि हमारी स्किन रूखी हो जाती है, लाल जो है कि चकत्ते आने लग जाते हैं, लाल निशान होने लग जाते हैं, एलर्जी टाइप का जो होता है। नाखून जो है कि वो खराब होने लग जाते हैं, वीकनेस महसूस होने लग जाती है, थकान रहती है सारा दिन, बाल झड़ने लग जाते हैं, जॉइंट्स पेन होने लग जाता है, दाँतों में दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्पटम्स मैंने बताए हैं, वो एक मिनरल है हमारा, उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो आज उस मिनरल के बारे में, उस न्यूट्रिशन के बारे में, उस पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे हम पूरी डिटेल से। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि इसकी कमी की वजह से ये समस्याएँ आ सकती हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कोई हैंड रेज़ करके बता सकता है कि मैं कौन से न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से, जिसकी कमी की वजह से ये समस्याएँ आती हैं मैंने जो बताई है। हार्ट की समस्याएँ आ सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपकी जो है कि इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बाल भी झड़ने लग जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और देखिए, इसकी कोई ऐज नहीं है कि ये इस ऐज में जाके हमें ज़रूरत होती है। ये हमें बच्चा जब पेट में होता है तब से लेके और लास्ट तक, जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। किसी का हैंड रेज़ नहीं हुआ है। अमरपाल अंकल जी का हैंड रेज़ है, उनसे बात करते हैं एक बार। जी अंकल जी, सर कैल्शियम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बताया अंकल जी ने, कैल्शियम। एक बार क्लैपिंग करेंगे अमरपाल अंकल जी के लिए। देखिए, ध्यान से सुनने का, एजुकेशन डेली लेने का ये फ़ायदा होता है। बिल्कुल, देखिए मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे जब हम बच्चा पेट में होता है तभी से इसकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। उस टाइम ये माँ के पेट में जो माँ का शरीर होता है उससे पूरा करता है और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो माँ के दूध से पूरा करता है। फिर धीरे-धीरे उसकी लाइफ में खाना इम्प्लीमेंट होता है, भोजन से के माध्यम से पूरा करता है। लेकिन देखिए, समस्या क्या कहाँ आती है कि आजकल जो हमारा खाना है, या हम दूध की बात करें तो देखिए, दूध में कैल्शियम नहीं होता। दूध इतना खराब हो चुका है कि दूध की गुणवत्ता के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि वो आपको क्या पिला रहे हैं, आप क्या पी रहे हो। बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारी जो है कि अखबारों में भी आता है कि वहाँ नकली दूध पकड़ा, नकली खोआ पकड़ा। तो वहाँ कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी आती रहती है और उस कैल्शियम की कमी की वजह से मैंने जो सारी समस्याएँ बताई, इतनी सारी गंभीर समस्याएँ हमारे सामने आती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। देखिए, तो कैल्शियम है क्या चीज़? इसके ऊपर मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा। देखिए, कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल है, एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम और इसकी रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है उसकी कमी भी सबसे ज़्यादा होती है और उसकी रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए भगवान ने उसको सबसे ज़्यादा दिया है बॉडी में। तो इसका सबसे मेन रोल क्या होता है? हड्डियों को और दाँतों को ठीक रखना, दाँतों की हेल्थ को अच्छे मेंटेन करके रखना। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम हैं। हम अक्सर यही मानते हैं कि कैल्शियम जो है कि हड्डियों के लिए ज़रूरत होता है। देखिए, हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी के कैल्शियम की वजह से होते हैं। तो ये हमारा जो मसल्स कंट्रैक्शन होता है, उसमें भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जो हमारा नर्व ट्रांसमिशन है, जहाँ हम कोई सिग्नल हम अपने माइंड तक भेजते हैं, उसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। जो हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज़ करती है, उसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। जो हमारे कहीं चोट लग गई, उसपे जो ब्लड क्लॉटिंग, जो खून जमता है, हमारा खून का बहाव रुकता है, बॉडी रोकती है, उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बहुत
सारे काम, बहुत सारे फंक्शंस जो बॉडी हमारी करती है उसके अंदर कैल्शियम की जरूरत होती है। तो देखिए कैल्शियम की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी होता है। एक तो सबसे पहले मैंने बताया बोन्स और टीथ, हमारे दांतों और हड्डियों के लिए। हमारी बॉडी का 99 जो परसेंट कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स और हमारी जो दांत हैं उनमें स्टोर होता है। तो हमारी हड्डियां जो है कि वो एक स्टोरेज का काम करती है, कैल्शियम को स्टोर रखती है। तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियां स्ट्रोंग होती है, उनकी डेंसिटी अच्छी रहती है अगर उनमें प्रॉपर कैल्शियम है तो उनको स्ट्रोंग बनाने में हेल्प करता है। और देखिए एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से दांत क्रैक होने लग जाते हैं, हड्डियां क्रैक होने लग जाती है। ये उससे बचाता है कैल्शियम हड्डियों को, दांतों को। उसके बाद हमारे मसल्स फंक्शन में, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो हमारी मसल्स को रिलैक्स होने का जो सिग्नल मिलता है, हमारा दिमाग रात को हम सोते हैं तो माइंड एक देता है सिग्नल कि अब रेस्ट का टाइम है, अब मसल्स को जो है कि रिपेयर होना है। तो ये सिग्नल भी हमारी मसल्स तक कैल्शियम पहुंचाता है। उसके बाद बताया मैंने कि नर्व ट्रांसमिशन, जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारी जो सेंसिटिविटी है, कहीं हमारी बॉडी में पैर के अंगूठे में चोट लगी है, उसका सिग्नल हमारे दिमाग तक जो पहुंचाने का काम करता है कि भाई वहाँ चोट लगी है, वहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, ये भी काम कैल्शियम करता है। तो ये हमारा एक कार्गो की तरह होता है, हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी संदेश होते हैं, उनको ये मूव करने में, एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, दूसरे जैसे कहीं चोट लगी तो माइंड तक पहुंचाने में, माइंड ने कोई डायरेक्शन दी तो वहां तक पहुंचाने में ये काम करता है। तो ये नर्व ट्रांसमिशन का काम भी कैल्शियम के थ्रू ही होता है। उसके बाद मैंने बताया ब्लड क्लोटिंग, जब चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां फिर हमारे ब्लड को जमाने का, क्लोट बनाने का काम भी कैल्शियम करता है, कैल्शियम उसमें मदद करता है। हार्मोन्स जो बैलेंस होता है उसके अंदर देखिए कुछ हार्मोन्स और जो है कि एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। और कैल्शियम की अगर कमी रहेगी तो वो हमारे हार्मोन्स और वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे और उसकी वजह से फिर हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। तो ये मैंने मोटे मोटे से फंक्शन बताए हैं जिनकी कैल्शियम की जरूरत होती है जिनके लिए। अब देखिए जो हमारी हड्डियां होती है, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हर समय एक लेवल बना के रखती है, बॉडी मेंटेन करके रखती है कैल्शियम का। अब वो कैल्शियम आता कहाँ से है, वो हमारी जो हड्डियां हैं जो स्टोर है। देखिए अगर हमारी पॉकेट में पैसे हैं, अगर उनसे हमारा काम चल रहा है तो हम अपने बैंक बैलेंस को कभी नहीं छेड़ते। लेकिन हमारी पॉकेट में पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो हमारी पॉकेट में से हम क्या करेंगे, बैंक में जमा कराते रहेंगे ताकि वो बढ़ता रहे, इमरजेंसी में काम आ जाए। लेकिन जब हमारी पॉकेट में पैसे नहीं है तो हम बैंक से निकालना शुरू कर देते हैं। तो वही काम हमारी जो हड्डियां होती है वो करती हैं। हमारी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है। अगर हमारे खाने में कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में है तो हमारी हड्डियों में स्टोर होता रहेगा। जितनी ब्लड में रिक्वायरमेंट होती है उतनी, जितनी पॉकेट में पैसे चाहिए उतने रख के, ज्यादा जो एक्स्ट्रा है वो उसमें जमा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा कैल्शियम, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा वो हड्डियों में जमा हो जाएगा और वो हड्डियों की मजबूती भी बढ़ाएगा और इमरजेंसी में हमारे काम भी आएगा। ऐसे ही जब हमारे खाने में कैल्शियम बिल्कुल इतना है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो जितना कैल्शियम हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में काम कर रहा है, हड्डियों से नहीं लिया जा रहा, तो आपका जो है कि हड्डियों की डेंसिटी ठीक रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो हम खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम की कमी होती है। जब कैल्शियम की कमी बाहर से कम है तो हमारी बॉडी तो बड़ी जो है कि समझदार है, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखती है। तो वो कहाँ से लेके आएगी, बाहर से उसको मिल नहीं रहा तो वो हड्डियों से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देती है। और जब हड्डियों से कैल्शियम निकलता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, आपको थकान महसूस होगी, आपके हड्डियों में दर्द महसूस होगा, ज्वाइंट्स पेन होगा, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। तो कैल्शियम को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। अब मैं एज ग्रुप की बात करूं तो देखिए किस एज में कितना कैल्शियम जरूरी होता है। देखिए मैं अभी कह ही रहा था कि जब माँ के पेट में बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। वो माँ के पेट से जो है कि माँ के शरीर से उस टाइम डाइवर्ट होता है उसकी तरफ और हड्डियों का निर्माण होता है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा जो फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उनको जो है कि डॉक्टर वो सप्लीमेंट देते हैं कैल्शियम के, आयरन के। क्यों दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि उसकी खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, फिर बच्चे का जो शरीर डेवलप हो रहा है उसके लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट के तौर पे देना होता है ताकि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना आए। तो जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम से हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट हो जाती है कैल्शियम की। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उससे लेके और 6 महीने तक आप नोट कर सकते हैं, मैं पैरामीटर्स बता देता हूँ।
6 मंथ तक आपको 200 मिलीग्राम, 6 महीने तक बच्चा जब होता है उसको 200 मिलीग्राम जो है कि कैल्शियम डेली चाहिए होता है। अब ये उसको कहाँ से मिलता है? वो ना तो खाना खा सकता है, ना वो टैबलेट ले सकता है, ना कोई सप्लीमेंट ले सकता है, तो ये उसकी माँ के दूध से मिलता है। इसलिए फीमेल्स को अपना खुद का बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि बच्चे को भी प्रॉपर पूरा कैल्शियम मिलता रहे। बहुत सारी महिलाएं जो है कि खुद का ही कैल्शियम कम है तो बच्चे को कैल्शियम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे? उसके बाद जब बच्चा 7 महीने से लेकर 12 महीने तक का होता है तो इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, 260 मिलीग्राम। 260 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट हो जाती है डेली की। और उसके बाद जब 12 महीने का बच्चा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसका शरीर डेवलप होने लगता है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, हड्डियां जुड़ने लगती हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसकी हड्डियां बड़ी सॉफ्ट होती हैं, कैसे भी उनको मोड़ लो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है 1 साल के बाद उसकी हड्डियां जो है कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं और जो है कि वो मजबूत होने लगती है, हार्डनेस उनके अंदर आती है, तो उस टाइम उनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो 1 साल का बच्चा होते होते उसको 700 मिलीग्राम की डेली रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कैल्शियम की। और जब 4 से लेके 8 साल तक पहुंचता है तो यही रिक्वायरमेंट बढ़ के 1000 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। मतलब कि डेली की डेली उनको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद जब 9 साल से लेकर 18 साल तक, बिल्कुल जब यौवन अवस्था तक पहुंचता है, उस टाइम और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम ये 1200-1300 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब वो 20 साल के आसपास पहुंच जाता है, उसके बाद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जो हड्डियों ने डेवलपमेंट करना होता है वो कर चुकी होती है। उसके बाद सिर्फ मेंटेन करके रखना होता है। तो उस टाइम ये 1000 मिलीग्राम के आसपास रह जाती है। ये फिर आपकी जो है कि 19 से लेके आगे आप लाइफ टाइम तक जब रहते हैं, मैन में खासतौर पे 1000 तक ही इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फीमेल में भी। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती है या बच्चे को दूध पिलाती है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। नहीं तो जो 19 साल के बाद जो है कि हमें ये 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट डेली की होती है। अब उसके बाद देखिए, जब जो वीमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है पुरुषों के बजाय। पुरुषों को जो है कि ये 50 के बाद 1000 मिलीग्राम ही चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, 1200 मिलीग्राम के आसपास की डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाओं में थकान रहने लग जाती है, डॉक्टर कहता है कैल्शियम दीजिए, आपका कैल्शियम की कमी आई। तो महिलाओं को थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि हार्मोन्स में बदलाव होता है। जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है या और बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आते हैं, उसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो 1200 मिलीग्राम एक जो है कि एवरेज रेंज है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, उनको थोड़ी सी और ज्यादा होती है जरूरत। उनको ये 1200 1300 के आसपास जो है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, 1300 मिलीग्राम पर डे। रोजाना 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अब 1300 मिलीग्राम कैल्शियम आप कहाँ से पूरा करोगे? कैल्शियम का सोर्स हमारे पास क्या है? ये बहुत बड़ा जो है कि सवाल है। लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं कि मेरी बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे आके जब 30 तक पहुंचते हैं तो बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, और फिर कहते हैं मेरे ये पैर दुख रहे हैं, मुझे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये ज्वाइंट पेन हो रहा है। ये सारी की सारी समस्याएं कैल्शियम की वजह से आती है। तो देखिए, अब कैल्शियम के सोर्स क्या है हमारी किचन में बता देता हूँ मैं, या जो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन उनके लिए थोड़े थोड़े जो हमारे घर पे होते हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो साइंस कहती है कि दूध है, लेकिन दूध की गुणवत्ता पे मैं विश्वास नहीं करता बिल्कुल। हमारा दूध या हमें दूध देख के जा रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या देख के जा रहा है, चाहे कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि दूध की प्रोडक्शन जितनी है उससे कई गुना ज्यादा जो है कि उसकी रिक्वायरमेंट है। और आप जाओ कहीं, खोआ ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, कितना ही ले लो, दुकानें भरी पड़ी हैं, तो कहाँ से आ गया? पशु है नहीं किसी के पास। आप आसपास देख लो अपने गांव में, शहर में, किसी के घर में गाय भैंस नहीं है, लेकिन दूध आप सबके घर में 5-5 7-7 लीटर आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा का सारा सिंथेटिक है, सारा का सारा मिलावटी है। इसकी गुणवत्ता के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दूध या दूध से बने प्रोडक्ट से हम अगर ये सोचे कैल्शियम पूरा हो जाएगा, तो वो हमारी सोच गलत है। आज के टाइम में वो संभव नहीं है, और इसीलिए समस्याएं आ रही है। दही जो होता है, दही भी दूध से ही बना हुआ है। अगर दही दूध ही प्योर नहीं होगा तो दही कहाँ से प्योर होगा? पनीर कहाँ से प्योर होगा? तो ये जो 3-4 चीजें थी जिसमें कैल्शियम हमें मिलता है, इसके ऊपर तो हम ना अगर डिपेंड रहे तो ही अच्छा है।
दूसरा देखिए, अब जो नॉन डेयरी सोर्सेज हैं उसमें हमारा पालक है। पालक में भी हमें जो है कि कैल्शियम मिलता है, लेकिन देखिए समस्या फिर वही की वही खड़ी हो जाती है कि पालक की जो पैदावार है उसमें कितने पेस्टिसाइड यूज होते हैं। जो लोग इसकी खेती करते हैं तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ कीटनाशक यूज करते हैं, उसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कम होती जा रही है। यही मेन कारण बनता जा रहा है कैंसर का। यही मेन कारण बनता जा रहा है आजकल हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो खाने में कम होती जा रही है उसका। तो बाकी देखिए, अब ये सोर्सेज हैं, मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ लेना चाहिए, नहीं कि हमने बिल्कुल ही पालक बंद कर देना चाहिए। देखिए ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमें लेनी पड़ती है, लेकिन हमने उसको मेंटेन करना है, समझना है। पालक हो गया, मेथी हो गई, हमारा जो है कि सोयाबीन हो गया, सोया पनीर हो गया, टोफू बोलते हैं जिसको, या हमारे बादाम हो गए, तिल हो गए, अंजीर हो गया, इसके अंदर हमें कैल्शियम मिलता है। अब बात वहीं आ जाती है कि कैल्शियम हम लें, हमें 1000 या 1200 जो है कि मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए हम कितना पालक खाएं, कितने बादाम खाएं। ये तो है नहीं कि हमने 100 ग्राम जो है, या हमने जो है कि 100 ग्राम बादाम खाए उसमें से हमें 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम मिल गया, क्योंकि अकेला कैल्शियम ही नहीं होता उसके अंदर। कुछ कुछ मात्राएं होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है, तो वो पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। सप्लीमेंट की तरफ क्यों जाना पड़ता है? जब हमारी डाइट से कैल्शियम पूरा नहीं मिलता तो देखिए हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैल्शियम के सप्लीमेंट की। और कैल्शियम एक ऐसा जो है कि मिनरल है जिसकी सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारे खाने में इतना ज्यादा कैल्शियम नहीं होता कि उसकी पूर्ति प्रॉपर हो जाए। 20 साल तक हमारी बॉडी जो स्टो हमारे बचपन का जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है, दूध से हमने ले लिया, माँ के दूध से हमने ले लिया, उसके बाद जो हमारा स्टोर्ड था वो धीरे 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 कम हो, 30 साल तक पहुंचते पहुंचते जो है कि कैल्शियम की कमी आने लग जाती। तो कैल्शियम की कमी आ रही है, उसके लक्षण की बात करूं तो ये थोड़े थोड़े से हमने ध्यान रखने चाहिए इनका। देखिए, एक तो हड्डियों में दर्द होता है। मसल्स पेन और हड्डियों के पेन में थोड़ा फर्क होता है। मसल्स पेन होता है कोई खिंचाव आ गया, कहीं आपने एक्सरसाइज की है उसकी वजह से आपकी मसल्स में दर्द हो रहा है। लेकिन आप कई बार महसूस करते हैं, आप अगर दौड़ लगाई है या कुछ काम किया है तो आपकी जो ये सबसे पहले जो ये सामने की हड्डी होती है पैर की, इसके अंदर हड्डी में दर्द महसूस होगा। तो ये इसका मतलब आपकी कैल्शियम की कमी है बॉडी के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर। मसल्स जो है कि क्रैम्प हो जा होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, मसल्स बार बार क्रैम्प होंगे। नंबनेस की शिकायत होने लगती है, फटीग होने लगती है। नाखून जो हमारे नेल्स हैं वो उनमें वाइट हो जाएंगे या क्रैक होने लग जाएंगे, या वो जो है कि टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उनकी शेप खराब होने लग जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें मोस्टली दांत जो है कि हम कुछ कोई हार्ड चीज थोड़ी सी चबाई, दांत क्रैक हो गया, या कहीं हल्का सा झटका लग गया, गिर गए तो हड्डी में कई फ्रैक्चर आ गए एकदम से। ये इसके सिम्टम्स है। तो देखिए, अब जो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, अगर हमने सप्लीमेंट भी ले लिया, अब देखिए हम मैं हर्बल लाइफ कैल्शियम की बात करूं तो वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में बड़ी हेल्प करता है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है कि उसमें हमें 400 से 450 मिलीग्राम तक एक टैबलेट से हमें कैल्शियम मिलता है। तो अगर हमने 450 मिलीग्राम कैल्शियम हमने बाहर से ले लिया, सप्लीमेंट के तौर पे ले लिया, एक अच्छी जो है कि क्वालिटी का हमने कैल्शियम ले लिया, तो बाकी हमने 1000 चाहिए, तो उसके अलावा हम जो सब्जी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कम से कम हमने आधा तो पूरा कर लिया बाहर से। अब ये सोचो, अगर हम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो हमारी क्या हालत होगी, हमारा तो आधा भी पूरा नहीं हुआ, तो जो हम खाना खा रहे हैं वहां से तो वो बिल्कुल जो है कि थोड़ा बहुत ही मिलेगा। इसलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है। इसको आप जो है कि टैबलेट फॉर्म में होता है, ये आप इसको खाने के साथ चबा भी सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। ना इसका कोई टेस्ट होता है, ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी खा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट आते हैं। आप इसको जब देखेंगे, चेक करेंगे, और अब जब आप टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी का लेवल आपका बिल्कुल सॉरी कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़िया मिलेगा। तो अब जब कैल्शियम देखिए, हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, हम खाने से भी ले रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी बॉडी उसको रोक ही नहीं पाती, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैल्शियम हमने ले लिया पूरा, पूरा कैल्शियम हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, हम खाने में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिल जाए, खाना भी ऐसा ले रहे हैं, हमारी सब्जियां खा रहे हैं, हम जो है कि ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समस्या है। तो उसके पीछे की वजह क्या होती है कि वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे मेन चीज है डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी साफ होनी चाहिए, आपकी आंतें साफ होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी।
चाहे आप कितने ही सप्लीमेंट ले लें। तो विटामिन डी हमें लेना बहुत जरूरी है। देखिए सनलाइट से मिलता है, या जो हमारा एग योक होता है उससे मिलता है, या फैटी फिश होती है जो ये नॉनवेज लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, फैटी फिश से भी मिलता है। लेकिन देखिए जो सनलाइट है सबसे अच्छा सोर्स है। आपको 15-20 मिनट सुबह सुबह जो है कि धूप, जो सनराइज होता है उस टाइम धूप में अगर आप निकालते हैं, उस टाइम कोशिश कीजिए कि आपके बाजू, या आप जो है कि निक्कर पहन सकते हैं, आपका बॉडी जितनी सनलाइट में एक्सपोज होगी उतनी ही जो है कि आपकी बॉडी कैल्शियम को, विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, और वो फिर हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी जो है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। जो हमने अब एक्सरसाइज की है, जो 45 मिनट के हमने एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया है, इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है हमारे जो न्यूट्रिशन हमने लिए हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि उस टाइम जब हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, जब हम एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी सारी जो ये कहते हैं ना कि अंदर से पूरी बॉडी जो है कि एक्टिवेट हो गई है, पूरी बॉडी को जो है काम मिल गया। तो हमारी बॉडी जब फंक्शन में आती है प्रॉपरली, तो वो क्या करती है, सारी चीजों को एब्जॉर्ब करती है, अच्छे से हमारी मशीन काम कर रही है। सिंपल सी बात ये। तो ये कैल्शियम के बारे में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। दूसरा इसके लिए साथ क्या चाहिए, हमें मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। अगर हमारे खाने में, हमारे जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसमें अगर मैग्नीशियम नहीं है, तो भी ये समस्या बनती है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो मैग्नीशियम और विटामिन डी ये बहुत जरूरी है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, तो आपने जो हमारा जो हर्बल लाइफ का कैल्शियम है उसके अंदर आप देखोगे ये चीजें ऑलरेडी उसके अंदर ऐड की हुई है। क्योंकि अगर हम प्योर कैल्शियम लेंगे और ये चीजें नहीं लेंगे, तो उस कैल्शियम का कोई फायदा नहीं है, वो कैल्शियम हमारी बॉडी में लगेगा ही नहीं। इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, इसके ऊपर काम करके ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी जो है कि कैल्शियम भी प्रॉपर मिले, और उसको एब्जॉर्ब करने की जो आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो भी आपको पूरे मिले, और आपकी हड्डियों की डेंसिटी प्रॉपर रहे, आपकी हड्डियां मजबूत रहे। इसके ऊपर सोच के ये जो है कि तैयार किया गया है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि ये भी नहीं है कि हमें इसको आवश्यकता से ज्यादा ले लें। जो मैंने इसकी रेंज बताई है, हमने उसी रेंज तक इसको रखना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो ये, तो भी ये ठीक नहीं होती। इससे क्या होता है, अगर हम कैल्शियम की ज्यादा लेते हैं कैल्शियम को, तो हमारी किडनी स्टोन का खतरा रहता है, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है, हमें हमारे पेट में दर्द महसूस हो सकता है। और जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जिंक और आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसलिए इसको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। तो आपके डाइट प्लान में हमेशा जब भी कैल्शियम ऐड होता है, आपको एक ही टैबलेट दी जाती है, ताकि आपकी वो आधी जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी हो जाए, आधी आपके खाने से पूरी हो जाए, आप ओवर भी ना हो, और आपका बैलेंस एक बिल्कुल बैलेंस बन के रहे। तो एडल्ट जो होते हैं उनको जो है कि 2500 मिलीग्राम से ज्यादा डेली नहीं लेना चाहिए कैल्शियम। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, वो भी एडल्ट्स के लिए। नहीं तो मैंने जो बताई है, नॉर्मल सी रेंज है 1000 जो है कि एमजी पुरुषों के लिए, और 1200-1300 एमजी फीमेल्स के लिए, वो भी जो प्रेग्नेंट है, बच्चे को दूध पिलाती है उनके लिए। तो ये बेसिक सी चीजें मैंने आज कैल्शियम के बारे में बताई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, लेकिन हम अक्सर इसको जो है कि इग्नोर करते रहते हैं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी समस्याएं बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि मेरे तो बाल झड़ गए, मेरे तो नाखून खराब हो गए, मेरे तो दांत खराब हो गए, मेरे तो हड्डियों में दर्द हो रहा है, मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई। तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है कैल्शियम। कैल्शियम को हमने बिल्कुल प्रॉपर लेना है। तो अगर कैल्शियम के बारे में किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है, तो आप बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। या कोई और आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही देखिए, हम डेली के डेली नए नए न्यूट्रिशन के बारे में पूरी डिटेल में ले कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी बेसिक चीज़ें, नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने पुट अप करूँ, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाओ। देखिए हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, लेकिन उस खाने को हमें पता होना चाहिए कि ये हमें क्या, हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। हमें इसको दवाई नहीं समझना है। मैं हमेशा इसी चीज पे जोर देता हूँ कि ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसकी हमारे शरीर को जरूरत है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने एजुकेशन क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। जो वीना मैडम का और कपिल का हैंड रेज है, मैं बारी बारी से बात करते हैं उनसे। जी वीना जी, गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर।
की सारी जानकारी आपने दे दी है। सर एक चीज रह गई है, तो डोज आपकी किस आवाज टाइम ब्रेक लेनी हो रही है है, और एक कितनी बार टैबलेट आवाज लेनी है, और आवाज टाइमिंग सर ये बता दीजिए प्लीज। एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, फिर क्लियर हो पाएगी। अब बोलिए आप एक। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कैल्शियम की डिटेल्स तो सर हमें पता चल गई, लक्षण क्या है, इससे हम कैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील करेंगे। सर एक चीज नहीं पता चली, एक तो ये कि डोज कितनी लेनी है और किस टाइम लेनी है। जी मैंने बताया था, आप इसकी डोज दिन में आपने जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको एक बार ही लेना है, एक टेबलेट लेनी है, और उसको आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। कोशिश करो, देखिए मैं सुबह सुबह ले लेता हूँ क्योंकि बाद में याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं फिर। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कैल्शियम लेने का, आप जब खाना खा रहे हो उसके बीच में गोली को लो, चबा लो। सबसे बेस्ट काम होता है वो, खाने के साथ ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन आप उसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करो दिन में एक ही टैबलेट सप्लीमेंट के तौर पे लो। किसी को ज्यादा ही कमी है तो आप दो ले सकते हैं। नहीं तो एक तो आपने लेनी ही लेनी है, उसके बाद आपने जो है कि हरी सब्जियां खानी है, आपने जो है कि भुने हुए चने खा रहे हो, आप थोड़े ड्राई फ्रूट ले रहे हो, वहां से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और वो बॉडी हमारी बैलेंस कर लेती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सर। जी जी थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी कपिल। Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Everyone. Thank you so much for amazing education, sir. जी थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग एजुकेशन, सर। बस मेरा एक छोटा सा वो है सर, विटामिन सी के बारे में हम अगर टाइम हो तो या किसी और दिन जानेंगे थोड़ा सा। असेंशियल न्यूट्रिशन है सर। बिल्कुल जरूरी है। विटामिन सी एक्चुअल में हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल से। और हमारे बहुत सारे जो है कि देखिए विटामिन सी अक्सर होता कहाँ है, जहाँ भी खट्टापन आपको मिलेगा किसी भी फ्रूट में, आपको जहाँ खटाई नजर आएगी खाने में, आपको खट्टा महसूस होगा, समझो कि विटामिन सी है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। आंवला से ज्यादा विटामिन सी किसी भी चीज में नहीं होता। अगर हम कोई कच्चा आंवला खा सकता है तो सुबह सुबह एक कच्चा आंवला खाइए, बहुत ही जबरदस्त विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। तो इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कपिल आगे क्लास में। थैंक यू सर। जी थैंक यू। और किसी की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अमित के पास चलेंगे सीधा मलेशिया। उससे पहले निशा जी का हैंड रेज हुआ है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, सभी जी को नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सर जिनको स्टोन होती हैं वो कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हैं? देखिए कैल्शियम का मैं अभी बता रहा था कि कैल्शियम की ओवरडोज अगर हम लेंगे तो वो पथरी बनाने में, स्टोन बनाने में जो है कि उसको एक जो है कि बढ़ाता है। लेकिन लिमिटेड मात्रा में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जो स्टोन है फिर उसके लिए तो कोई साइड कि इफेक्ट नहीं है? स्टोन के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कैल्शियम से ही स्टोन नहीं बनता। स्टोन जो है कि हम जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है बॉडी के अंदर, जो विजरल फैट बढ़ता है उससे भी स्टोन बढ़ते हैं, या फिर हम जो जो हमारी बॉडी की डाइजेशन अच्छी नहीं है तो भी स्टोन बन जाते हैं। और स्टोन मेनली बनता कैसे है, देखिए जो चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती और वो ना ही जो है कि बाहर निकल पाती, वो फिर स्टोन के रूप में कहीं ना कहीं जाके इकट्ठी हो जाएंगी और धीरे धीरे जमा होकर पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग टाइट हो जाती है। जी वो सर, आपकी मैं बॉडी। टैबलेट सर मैं टैबलेट तो लेती हूँ सर 3-4 महीने से कंटिन्यू, लेकिन मैं ग्रीन ये पालक मेथी और सरसों का साग कभी नहीं खा सकती, मुझे इसे खाते मेरे पेन हो जाता है। हाँ देखिए ये चीजें जो है कि थोड़ा सा पथरी को जिनको प्रॉब्लम है उसको अवॉइड ही करनी चाहिए। जो ग्रीन, जो हमारी आयरन बेस्ड होगी, जो ग्रीन पत्तेदार सब्जियां होगी, थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ ग्रीन का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जो बीज होता है। जिस सब्जी में, जिसमें हम खा रहे हैं जिसके अंदर बीज है, जैसे टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, या और कोई सब्जियां हैं जिसके अंदर बीज होता है, या फिर जिसका छिलका जो है कि हमारी बॉडी जो है कि पचा नहीं पा रही, जैसे टमाटर का छिलका है। आपने अक्सर देखा होगा टमाटर का छिलका हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो कोशिश करो कि उसका छिलका उतारो आप। आपको सिंपल सा है, उसको छिलका को जो है कि उतारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। या तो आप दाल बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, उसके साथ उसको बॉईल कर दो, उसको उबाल दो, जो है कि थोड़ा सा पक जाएगा, वो छिलका अपने आप उतर जाएगा। या फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप गैस के ऊपर सीधा उसको जो है कि सेक लेंगे तो वो भी छिलका उतर जाता है। आप उस छिलके को रिमूव करके फिर आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सर। क्योंकि जो छिलका और जो बीज होता है मेनली वही हमारी जो है कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बाकी चीजों को बॉडी हमारी आराम से पचा लेती है।
और अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी जो है कि पाचन बढ़िया है, तो फिर उसकी भी दिक्कत नहीं आती। जी सर। देखिए, ये चीजें बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं। किसी किसी को पत्थर भी पच जाते हैं, कहते हैं ना पुराने लोग जी, पत्थर भी पच जाते हैं, और किसी किसी को जो है कि एप्पल भी नहीं पचता। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और हमारी डाइजेशन किस लेवल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। इसलिए हमने इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और कैल्शियम हमें कंप्लीट करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी, थैंक यू। और कोई किसी का कोई भी डाउट किसी प्रकार का है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे अमित कोच साहब मलेशिया से रेडी हैं बिल्कुल, और ग्रीनरी का आनंद ले रहे हैं मलेशिया की। देखिए, वहाँ की जलवायु भी बहुत बढ़िया है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। किट्टी आपके पापा से मिलवाते हैं अभी हम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड आज मॉर्निंग का अमित। वर्कआउट बहुत बढ़िया था, टॉपिक बहुत बढ़िया था आज का, जो हमने टॉपिक डिस्कशन किया कैल्शियम का। तो इसी इसी पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैल्शियम जो है इसको बॉडी खुद से कभी नहीं बनाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन कैल्शियम अपने आप नहीं बनता है। इसके लिए हमें बाहर से खाना पीना ही एकमात्र ऑप्शन बनता है हमारे पास, चाहे वो सब्जी है, दूध है, दूध जो कि हमें मालूम है कि गड़बड़ी है उसमें बहुत ज्यादा, दही में। अमित, एक बार मौसमी जी का हैंड रेज है, उनका कोई डाउट है तो एक बार बात कर लेते हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हैं। जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी को। सर मैं थोड़ा बाहर थी। सर मैं पूछ रही थी, आपने बोला कि कैल्शियम के लिए हमें खाली पेट आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, तो सर मल्टीविटामिन और उससे पहले लें या उसके बाद? देखिए, इससे मल्टीविटामिन के ऊपर ये ना कोई रिएक्शन करता, ना कोई इफेक्ट करता। आप इसको साथ भी ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सुबह उठ के आपने न्यूट्रिशन ले लिए, उसके बाद जो है कि आपने एक्सरसाइज की है, उसके बाद बैठे एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप बैठे बैठे आंवला चबा सकते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कच्चा आंवला होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी आंवला की बराबर किसी चीज में नहीं होती। सर मैं आंवला तो लेती हूँ कभी जी, कभी, लेकिन वो दिन दिन में। कोई दिक्कत नहीं, दिन में ले लेते तो कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं। अगर सुबह सुबह लेते हैं तो देखिए, सुबह हमारी जो पेट होता है बिल्कुल खाली होता है, हमारी आंतें बिल्कुल साफ होती हैं, तो उसमें जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है न्यूट्रिशन को, वो ज्यादा होती है। जी सर। जी, थैंक यू। जी अमित, कंटिन्यू थैंक यू कीजिए। सर। हाँ जी। तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि बॉडी कैल्शियम खुद से नहीं बनाती है, इसको हमें बाहर से देना पड़ता है। तो दूध और पनीर है, ये दही, ये सेफ नहीं है आजकल, इस वजह से इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सर ने जैसे बताया कि कुछ सोर्सेज और भी हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा। एक तिल, आपने अगर सुना हो, तिल जो है उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। ये कहा जाता है कि एक चम्मच तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। तो लेकिन उसको ये नहीं सोचना कि सिर्फ इसी को खाए चले जाएं, क्योंकि एक चम्मच में लगभग 100 mg के आसपास होता है। तो सर ने फिर ये भी बताया कि किसको कितना खाना है, तो ये भी सभी को ध्यान रखना है कि कितना खाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो ज्यादा प्रोटीन अगर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर लेते हैं तो वो कैल्शियम का दुश्मन बन जाता है। तो कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ज्यादा प्रोटीन, हालांकि बहुत कम लेते होंगे, ज्यादा प्रोटीन तो कोई नहीं लेता होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब अगर कैल्शियम बॉडी में नहीं होगा तो ये जो हमारी मसल्स हैं ये काम करना बंद कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर देंगे। यानी कि जब हम कोई चीज उठाते हैं और हम देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, कि कई लोगों में बीमारी होती है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो वो जब ही होती है जब कैल्शियम को एब्जॉर्व करना बंद कर देती है बॉडी। ALS करके एक बीमारी होती है, आपने सुना हो, जो स्टीफन हॉकिंग्स को है। अब विटामिन डी की बात करते हैं। देखिए, विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं बॉडी में, चाहे कितना भी देते रहो। ये कॉम्बो है दोनों की, मतलब यारी है दोनों की, कैल्शियम और विटामिन डी। किसी को अगर किसी ने अगर विटामिन डी के कभी सप्लीमेंट्स लिए हों या कभी टैबलेट ली हो, तो उस पर आपने कभी ध्यान से देखा हो, उस पर लिखा होता है कॉली कैल्सीफेरॉल। वो कैल्सी जो वर्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों जरूरत होती है इसकी। मतलब कहीं ना कहीं विटामिन डी का कैल्शियम से है रिलेशन। देखो होता कैसे है, कैसे ये प्रोसीजर होता है, ये सारा मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने कैल्शियम खाया, कैल्शियम खाई, कोई भी रिच कैल्शियम आइटम खाया मैंने, दूध, दही, अपना मल्टीविटामिन का टैबलेट्स खाए या कुछ भी खाया। ये गया पेट में, उसके बाद ये गया इंटेस्टाइन में। जब ये मेरी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां पर इंटेस्टाइन इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब होगा क्या
उसे एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ चाहिए, मतलब जो उसको लेके जाए, ट्रांसपोर्टर चाहिए उसको। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है यही है विटामिन डी। अब लेकिन विटामिन डी का ना एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी की ये खास बात है कि ये ट्रांसपोर्टर पड़ा रहेगा बॉडी में, लेकिन ये एक्टिवेट तभी होगा जब ये धूप में आदमी जाएगा या कोई सप्लीमेंट आप बाहर से लोगे, ये तभी ही एक्टिवेट होता है। विटामिन डी एक्टिवेट होता नहीं है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि विटामिन डी लिया और कैल्शियम लिया तो ये काम कर जाएगा, ये गारंटी नहीं है। उसके लिए धूप का होना जरूरी है। अब धूप की क्यों जरूरत है मैं आपको समझाऊंगा। हमारी धूप में कई तरह की रेज होती हैं। इसमें एक यूवी बी करके एक रे होती है, यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी जो किरण होती हैं, ये हमारी बॉडी पे, स्किन पे पड़ती हैं। जैसे ही ये हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो जो विटामिन डी मेरी बॉडी में ऑलरेडी है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा D3 के अंदर। विटामिन D3, अगर कभी सुना हो आपने कि इस धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी तो हम कह देते हैं, लेकिन वो विटामिन डी नहीं होता, वो विटामिन D3 बनता है बॉडी में। डी पहले से ही होता है, उसके साथ किरण मिलती हैं, क्योंकि बाहर से विटामिन थोड़ी आ रहा है कहीं से। विटामिन तो मेरे अंदर है। बाहर से क्या आई है? लाइट आई है। लाइट की जो यूवी बी रेज आई हैं, उन्होंने उस विटामिन डी के साथ प्रोसेस किया और उसको बना दिया D3। इस D3 को बोलते हैं कैल्सी ट्रायोल। जैसे मैंने बताया कॉली कैल्सीफेरॉल, ऐसी D3 को बोलते हैं कैल्सी ट्रायोल। अब कैल्सी ट्रायोल बन गया बॉडी में। अब यही है जो वो मैंने कहा था ट्रांसपोर्टर चाहिए कैल्शियम का। अब ये जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, ये भी जाएगा कैल्सी ट्रायोल, और जाएगा इंटेस्टाइन को, जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, जो अंदर की म्यूकस वाली जो लाइनिंग होती है, वहां उसको सिग्नल देगा कि भाई कैल्शियम आ रहा है, अब इसको पकड़ लो और इसको ब्लड में भेजो। इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाएगी, उसको कैल्शियम को पकड़ेगी और उसको ब्लड में पहुंचा देगी। ये D3 नहीं आएगा तो कैल्शियम वहां से गुजर जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इंटेस्टाइन को कि कब कैल्शियम आया, कब उसको जो है जरूरत पड़ी, कब उसने उसको बनाया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए विटामिन डी का सोर्स जरूर इसके साथ रखना है, और धूप की मतलब कोशिश करनी है कि धूप लेनी है। और धूप का मतलब ये नहीं है कि सनस्क्रीन लगा के बाहर निकल जाओ और उसके बाद धूप ले रहे हो, सनस्क्रीन नहीं होनी चाहिए। और सुबह सुबह की 15 मिनट जो अर्ली मॉर्निंग की जो होती है हमारी एक्सरसाइज से थोड़ी आसपास जो निकलती है धूप, मैं इसीलिए कहता हूँ कि पार्क में कोशिश करो एक्सरसाइज करने की, या घर के ऐसे एरिया में जहाँ धूप पहुंचती है, उस टाइम पे दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने के बाद ये फिर हड्डियों तक पहुंचेगा, जहां ये स्टोर हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है वो स्टोर हो जाएगा, जितनी जरूरत है बॉडी ले लेगी, हड्डियों को जो जरूरत है वो ले लेगी, जितना दांतों को जरूरत है वो ले लेगी। अब मान लो मैंने स्टोर भी कर लिया, अब एक्स्ट्रा बन गया, इसको फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो क्या करेगी, इसको बाहर निकाल देगी, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमने लिया ही नहीं, तो फिर ये जो स्टोरेज थी वहां से लेगा तो हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, इनकी डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी मैंने आपको बता दिया कि 15-20 मिनट धूप में बैठ जाओ, वहां से लो। और कुछ सोर्स है इसके, अगर आप अंडे खाते हो तो वहां से भी ले सकते हो, अगर डाइट प्लान में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप अपने कोच से बात कर सकते हो, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्स तो हैं। अब एक सवाल आया था कि विटामिन सी का पूछा था, मैं उसको 2-3 चीजें बताऊंगा खाली बस कपिल जी को, डिटेल में किसी दिन समझेंगे। एक तो ये समझ लो कि ये विटामिन सी इम्यूनिटी है, इक्विवेलेंट है उसके। जो बॉडी में वायरस आ रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, थकावट हो रही है, सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सबसे लड़ेगी विटामिन सी। और ये नहीं होगी तो फिर इन सब चीजों से जूझते रहोगे। ये भी हमारे बॉडी में नहीं बनता है विटामिन सी, ये भी हमें बाहर से एसेंशियली लेना पड़ता है, सप्लीमेंट से लेना पड़ता है, फल से लेना पड़ता है, सब्जी से लेना पड़ता है, फ्रूट से लेना पड़ता है, डेली की सप्लाई है। और जैसा जैसे नींबू वगैरह होते हैं, जो खट्टे आइटम होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा होता है। और कोलाजन, अगर आपने सुना हो कोलाजन, ये कोलाजन की सिंथेसिस भी विटामिन सी करता है। विटामिन सी नहीं होगा तो कोलाजन नहीं बनेगा, स्किन ग्लो नहीं करेगी। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारा जो विटामिन सी से होता है। आयरन का अगर आप आइटम खा रहे हो बहुत ज्यादा, तो उसको, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपको विटामिन सी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई मिलेगा कहाँ से। पहला तो हमने बता ही दिया कि विटामिन सी आपको खट्टे आइटम से मिलेगा, ऑरेंज से मिलेगा, नींबू से मिलेगा, सप्लीमेंट से मिलेगा, और अमरूद से मिलेगा। नींबू, अमरूद में बहुत होता है, भले ही खट्टा हो या ना हो। संतरे में होगा, मौसमी में होगा, किन्नू में होगा। सब्जियों में देखें तो शिमला मिर्च में है, टमाटर में है, ब्रोकली में है, स्ट्रॉबेरी में है। अब ज्यादा हम इसको अगर कुक कर देते हैं, ये जो भी चीजें मैंने अभी बताई हैं, इनको अगर ज्यादा कुक कर देते हैं तो उड़ जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय।
हीट सेंसिटिव है बहुत ज्यादा विटामिन सी। तो इसलिए विटामिन सी के हमारा मैं नाम उसका याद नहीं है, सर बताएंगे, जो हमारा हम लेते हैं उसको नाइट वर्क्स है क्या, जिसको विटामिन सी वाला जो है इम्यून बूस्टर है शायद, नहीं, ये उसको हमारा जो स्किन बूस्टर है उसमें भी होता है गर्म विटामिन पानी में सी। नहीं लेते जिसको सर, वो कौन सा है? स्किन बूस्टर में होता है विटामिन सी। हाँ हाँ और हाँ जो है कि हमारा जो हाइड्रेट है उसमें भी होता है। हाँ जी हाँ जी। किसी का सवाल भी आया था कि उसको गर्म पानी में लेना है कि नहीं, गर्म पानी में नहीं लेना है उसको, विटामिन सी नॉर्मल खराब हो नॉर्मल जाएगा। पानी में लेते हैं उसको, दिन में एक ही जो है कि डोज ली जाती है उसकी। हाँ मैसेज जी हाँ जी डाला, देखो अंजू जी ने चैट बॉक्स में डाला हुआ है स्किन बूस्टर। हाँ जी। अच्छा, मैं अब अगला सवाल पे जाता हूँ, जो था किडनी का स्टोन का था और कैल्शियम का था। तो निशा जी का था शायद, उनसे मैं बताना चाहूंगा। देखो, लोगों में एक मिथ है कि कैल्शियम खाने से किडनी का स्टोन हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि किडनी के स्टोन के 90% चांसेस, 80% चांसेस कह सकते हैं, कैसे बनते हैं। 4 तरीके से मेरी किडनी के स्टोन बनते हैं, 4 तरीके से बनते हैं। पहला होता है कैल्शियम ऑक्सालेट, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन, बहुत कॉमन है, 70 से 80% केस में यही बनेगा। दूसरा बनता है कैल्शियम फॉस्फेट वाला, और तीसरे में बनेगा यूरिक एसिड वाला, और चौथे में बनेगा सिस्टीन वाला, सिस्टाइन कहते हैं उसको। अब आप सोचोगे कि पहले दो में तो कैल्शियम आ गया, कैल्शियम आ गया तो मतलब कि कैल्शियम से बन रहा है। अब ये मिथ है, मैं इसको तोड़ता हूं आपका, कैसे टूटेगा आप समझो। देखो बनता कैसे है। आपने पालक खाया, आपने चाय पी, आपने चॉकलेट खाई, आपने बीन्स खाई, इनमें एक आइटम होता है जिसका नाम होता है ऑक्सालेट। ये तत्व है, इनके अंदर ही मिलेगा, ज्यादातर मिलेगा आपको। चाय में और चॉकलेट में बहुत ज्यादा होता है ऑक्सालेट जिसको बोलते हैं। अब ये जब ऑक्सालेट आप बहुत ज्यादा खाते हो बॉडी में, या बॉडी ऑक्सालेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन मान लेते हैं, ऑक्सालेट बहुत ज्यादा है बॉडी में। अब मान लीजिए मैंने कैल्शियम खाया, अब कैल्शियम जो फ्रीली मूव कर रहा है ब्लड के अंदर, ये ऑक्सालेट जाएगा, कैल्शियम से टकराएगा और बोलेगा यार भाई दोस्त बन जाते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सालेट नाम का कंपाउंड बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब दोनों क्रिस्टल आपस में जुड़ गए, अब ये जुड़ने के बाद ही आपका स्टोन में, मैंने बताया कैल्शियम ऑक्सालेट नाम का जो आइटम है वही स्टोन है। ये दोनों मिलके हमारा स्टोन बनाएंगे। तो प्रॉब्लम कैल्शियम नहीं है, प्रॉब्लम ऑक्सालेट है। अगर कैल्शियम जो होता, अगर नहीं लोगे तो भी ब्लड में कैल्शियम घूमेगा, आप न मत लो, वो तो ऑक्सीजन क्या नाम है फिर वहां से निकाल लेगी हड्डियों से। तो कैल्शियम तो मूव करेगा ब्लड में, चाहे आप एक्स्ट्रा लो चाहे मत लो। एक्स्ट्रा लोगे तो बाहर निकल जाएगा, नहीं लोगे तो फिर वहां से निकल जाएगा। तो अगर ये मिथ है कि भाई कैल्शियम नहीं खाएंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे, तो कैल्शियम तो बॉडी में फिर भी घूमेगा, हार्ट को तो बीट करना ही है, तो वो वहां से निकाल लाएगा। तो ये भ्रम मत पालना कि कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम रहेगा बॉडी में, तो उसकी सप्लाई बंद कर दूं तो कैल्शियम शायद बंद हो जाए। नहीं, बंद नहीं कर पाओगे उसको, वो निकाल लेगा कहीं ना कहीं से, फिर बनेगा स्टोन, तो बनना होगा तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये पत्थर बन जाएगा कैल्शियम खाओगे, ये मिथ है। सही मात्रा में तरीके से खाओगे तो एक्चुअली स्टोन को बनाने से बचाएगा। ये कैसे बचाएगा? देखो, कैल्शियम जो रिच आइटम है, जो भी आइटम जैसे दही हो गया, दूध हो गया, या और भी कोई आइटम है जिसमें कैल्शियम है, उस खाने में जो मौजूद ऑक्सालेट है वो ही काम करेगा फिर बॉडी में। जो बॉडी का एक्स्ट्रा मैंने बताया ऑक्सालेट घूम रहा था, वो काम ही नहीं करेगा, बॉडी उसको बनाएगी नहीं, क्योंकि आप बाहर से ले रहे हो ऑक्सालेट। तो एक्चुअल में हेल्प कर रहा है ये। आपको बढ़िया ऑक्सालेट लेना, ना कि बॉडी का ऑक्सालेट जो कि यूज ही नहीं हो रहा। वो यूरिन तक पहुंचाना जरूरी है ऑक्सालेट। अगर वो यूरिन तक नहीं पहुंचेगा, वो कैसे पहुंचेगा जब आप कैल्शियम लोगे? तो ऐसा नहीं है कि ये उसको सिर्फ बॉन्डिंग बना के सिर्फ स्टोन में बना देगा, ये उसको क्लियर भी करेगा। तो इस बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना, लेते रहना इसको। और पानी जरूर पिए उसके लिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो स्टोन जो है और ज्यादा बढ़ेगा, वो डाइल्यूट करना जरूरी है। 3-4 लीटर जरूर आप चेक करो कि आप पानी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप ये भी चेक करो। और जो, अगर आप स्पाइनच खा रहे हो, ये कहा जाता है कि जो पालक है इसको पनीर के कॉम्बिनेशन के साथ अगर खाते हैं तो हमारा ऑक्सालेट जो है वो कम हो जाता है बॉडी में, मतलब अगर ये बचेगा। सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप पनीर को और स्पाइनच को दोनों को मिक्स करके अगर खाओगे तो ऑक्सालेट बढ़ेगा। तो ये हमारे स्टोन बनाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पनीर का अगर स्पाइनच के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो उनको थोड़ा देखो कि वो कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और सप्लीमेंट लेते रहो डॉक्टर की सलाह से, अपने कोच की सलाह से। और नींबू पानी पीते रहो कपिल।
नारियल पानी, नींबू पानी, इसमें होता है खूब सारा विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है। नारियल पानी में तो बहुत होता है। सिट्रेट रिच ड्रिंक्स जो होती हैं वो होती है। और हाँ, एक चीज और आपको बताता हूँ, जो कोला होती है ना, कोला, कोका कोला जो होती है, इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। और जो केमिस्ट्री पढ़ी हो जिसने, वो जानेगा कि कैल्शियम का अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ दोनों अगर मिला दिए जाएं तो कैल्शियम फॉस्फोरेट बन जाएगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये इसका जानी दुश्मन है। तो फॉस्फोरिक एसिड को बचाओ अपनी बॉडी में जाने से। उसको बचाओगे कैसे? कोका कोला बंद करो। वो तो वैसे भी बंद ही करनी है, शुगर आइटम है बहुत ज्यादा, तो खतरनाक नहीं है। इसका इस्तेमाल टाइमली करो, सही अमाउंट में करो, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तो सही काम करेगा। और इसकी सख्त जरूरत होती है हमारी बॉडी को, इसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे एक बार अमित के लिए। बहुत बढ़िया चीजें बताई हैं, साइंटिफिक रीजन बताए हैं। कोई मिथ दिमाग में हो कि जी ये तो स्टोन हो जाएगा, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो कैल्शियम स्टोन नहीं बनाता। स्टोन बनाने के और कारण हैं, जो हम बेमतलब की चीजें खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, अब पालक की बात बताई है, पालक पनीर बहुत लोग पसंद करते हैं खाना, पनीर पनीर पनीर। अब हाँ, पनीर वो स्टोन का बाप है वो। स्टोन का बाप है। दूसरा, पनीर की गुणवत्ता तो जीरो है बिल्कुल। आप घर का पनीर भी ये सोचो मैंने तो घर पे बनाया है, तो वो दूध भी तो घर का नहीं है। किसी के घर में गाय भैंस हो खुद की, तो भाई अपना खुद का पनीर बना के आप खा सकते हो, लेकिन वो भी मैं ये कहता हूँ कि वो पहले जैसा नहीं रहा, जैसे हमारे दादा और पिताजी के टाइम में हुआ करता था, जो दूध और पनीर। क्योंकि वो पशुओं को भी तो जो खाना खिला रहे हैं, वो भी तो हम पेस्टिसाइड वाला दे रहे हैं, उसको भी तो यूरिया खिला रहे हैं। तो हमारे पशुओं से घर का अगर है, वो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बढ़िया है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये तो सच्चाई ये है कि हमारे जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी मिट्टी है, वहीं में गड़बड़ हो गई है, वहां से ही गड़बड़ स्टार्ट हो रही है। जो कैंसर, जो दिन प्रतिदिन नए नए मामले आते जा रहे कैंसर के, ये कैंसर जो हमारा यूरिया और जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं खेतों में दबादब, ये उसकी देन है। लेकिन देखिए, किसान भी मजबूर है, खेती के लिए जमीन ही नहीं बची है, और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मजबूरी है उसकी, और उसने भी अपने खर्चे चलाने होते हैं। तो लेकिन देखिए, थोड़ा सा कोशिश करो कि अपने खाने को समझो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाओ। एक्सेस भी ठीक नहीं है और कमी भी ठीक नहीं है। हमने बेसिक न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है कि हमें न्यूट्रिशन बॉडी को प्रॉपर मिले। खाना चाहे बेशक से कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भूखा नहीं मरता। हमारी बॉडी 1 महीने तक बगैर रोटी खाए भी रह सकती है, लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन मिलते रहे तो बिल्कुल ठीक ढंग से काम करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशन बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। तो वंदना जी का हैंड रेज है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी वंदना जी, नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। आज की जो एजुकेशन थी बहुत अच्छी थी। और अभी जो बात कर रहे थे हम स्टोन के बारे में, तो सर मैं ये कह रही थी, एक क्लास जो है इसकी भी आप लगाएं, इसकी भी एजुकेशन हमें दें कि ये गॉल ब्लेडर वाला स्टोन प्लस ये जो किडनी वाला स्टोन है, और ये क्या खाएं हम प्रॉपर, क्या नहीं खाएं, इन सब के लिए भी एक एजुकेशन क्लास सर प्लीज बनाइएगा, जिससे हमें इसकी जानकारी मिले। सब ये बोलना था सर मुझे। बिल्कुल, देखिए वंदना जी को भी गाल ब्लैडर में पथरी है, मेरी बात हुई थी एक दिन। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पथरी लगभग अगर हम चेक कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, तो लगभग जो है कि मैं ये कहता हूँ 80% लोगों की बॉडी में पथरी मिल जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब वो हमारी बॉडी उसको डिजोल्व नहीं कर पाती, रिमूव नहीं कर पाती, ये बनती रहती है, निकलती रहती है, मेल्ट होके, जैसे भी जो है कि हमारे यूरिन के रास्ते से भी। तो ये हमें पता नहीं चलता। अब वो आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपकी बॉडी उसको जो है कि निकालने में सक्षम है या नहीं है, या फिर अक्सर जो समस्याएं आती हैं, देखिए पथरी हमारे शरीर में कोई एक दिन में नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है, लेकिन हमें पता तब चलता है जब उसमें दर्द होता है। और दर्द तब होता है जब वो अपनी जगह से हिलेगी, हमेशा तभी पता चलता है। नहीं तो पथरी तो लगभग मैं ये कहता हूँ कि 80% पर्सन में मिलेगी अगर आप चेक कराओगे तो। अगर आपकी बॉडी उसको डिजोल्व कर पा रही है, उसको रिमूव कर पा रही है, तो आपको समस्या नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा, किसी की पथरी बढ़ती चली जाती है, किसी की कम भी हो जाती है। कभी अल्ट्रासाउंड कराया 12 mm की थी, फिर उसने कुछ ऐसा खाना लिया है, इस तरह का लिक्विड ज्यादा लिया, तो वो जो है कि 9 mm पे आ गई। तो ये कम ज्यादा होती रहती है, इतना बड़ा इशू नहीं है पथरी। ना ही इतना जो है कि ये कोई खतरनाक चीज है, इसकी टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। हमें थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना है और हमें खाने को ठीक प्रॉपर करना है।
लेकिन जिनको ये समस्या आ जाती है उसको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो इसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, कभी ना कभी इसकी क्लास जरूर करेंगे इसके बारे में। मैं अमित से रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनके पास टाइम है तो इसके बारे में वो कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, या उससे आगे जब भी उनके पास टाइम हो। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए मैं थोड़ा सा अभी न्यूट्रिशन के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लेता हूँ, 1-2 दिन का मुझे टाइम मिलता है बीच में। तो पथरी के ऊपर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक हम इसके ऊपर लेके आएंगे, अमित लेके आएगा, मैं लेके आऊंगा, या हम जो है कि प्रिया जी से भी अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अगर प्रिपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। बता दें लेकिन पहले कि हम इसका प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि दूसरा पर्सन उसमें टाइम ना लगाए। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया। अमित का हैंड रेज हो गया, शायद अमित ने यस कर दिया। अमित। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ठीक है, इसको कल की क्लास है, शायद कल या परसों की जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन कर लेंगे। मैं प्रिपेयर्ड हूँ इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। तो परसों की जो क्लास होगी उसमें इसकी डिस्कशन अमित करेंगे, तो आप सभी ने जरूर ज्वाइन करना है। देखिए मैं और रिक्वेस्ट यही मैं ये करूंगा। चाहता हूँ कि सवाल नहीं पूछते सर, सवाल पूछने जरूरी हैं। लोग सवाल नहीं पूछते, ये होमवर्क की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सवाल मजा जब नहीं आता पूछते बिल्कुल। हैं, सवाल जब पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, नई चीजें निकल के सामने आती हैं, नए डाउट्स आते हैं, नई चीजें जो है कि सीखने को मिलती हैं। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, एक पर्सन ने अपनी एजुकेशन तैयार की, आपको सुना दी, आपने सुन ली, चुपचाप जयराम जी की चले गए, तो उसमें थोड़ा सा ये सच्चाई एक मजा नहीं आता। उसे ये लगता है कि यार आप इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप उस पर सवाल जवाब, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रेज हो रहे थे, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना है और आप उन चीजों को समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन जब भी कोई दिमाग में डाउट आए तो आप पूछो, ये नहीं कि यार कोई क्या सोचेगा, क्यों क्यों पूछा है इसने, इसको समझ नहीं है। जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, हमेशा नंबर उसी के बढ़िया आते हैं। और जो चुपचाप बैठा रहता है कि कुछ भी पूछो, हाँ जी समझ आ गया समझ आ गया, तो एग्जाम में फिर वो समझ में ही रह जाता है, कुछ नहीं आता फिर। इसलिए डाउट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है। सुनहरी जी का हैंड रेज है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आपकी वीडियो ऑफ है। सर गुड मॉर्निंग जी गुड सभी को। मॉर्निंग। सर आपने आज कैल्शियम के बारे में बताया। सर एक क्वेश्चन था मेरा। मेरी मदर की एज 55 ईयर है, और पिछले 6-7 महीने से ये मल्टीविटामिन और अपना फाइबर और ये सारे न्यूट्रिशन ले रही है वो। तो उनके बाकी तो सब सही है सर, घुटनों में पेन रहने लग गया अभी 1-2 महीने से। और कभी कभी उनको सनसनी सी होती है, मतलब पसीने आ जाते हैं अचानक से। देखिए उसके कई एक कारण हो सकते हैं। घुटनों में पेन, ओवरवेट अगर वो रही है लंबे नहीं टाइम सर, से। ओवरवेट नहीं है, उन्होंने तो बल्कि गेन किया है 5 किलो। मैं बता देता हूँ जी इसका। जी उनको पसीने से आते होंगे, ठंडी ठंडी सी एकदम चेहरे पे, वो चिल चिल कहते हैं जिसको। हाँ मीनोपॉज जी। हुआ है जब, तो ये नॉर्मल है। जब मीनोपॉज होता है ना, जब मेंस्ट्रुएशन बंद होती है, तो बॉडी में जो हमारा जो हार्मोन होता है, जिसको क्या कौन सा हार्मोन होता है, जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो हार्मोन हमारा एकदम बंद हो जाता है। तो मतलब है तो एंड्रोजन ही वो। अगर वो नहीं होगा बॉडी में, तो एकदम से बॉडी जो है शिवरिंग की तरफ जाती है। अभी उनकी एज कितनी है? 55 है सर। हाँ, तो अभी जस्ट 55 की जो मीनोपॉज एज हुआ होगा बताइए ना, बिल्कुल वही एज है जिसमें मीनोपॉज आपको हुआ होगा कुछ जस्ट अभी। बदलाव होता है। हाँ सर। हाँ, तो ये नॉर्मल है उसमें। वो बॉडी का ऑक्सीटोसिन, हाँ सॉरी, ऑक्सीटोसिन जब बंद होता है इमीडिएटली ऐसा होता है, तो बॉडी में ऐसा, ये नॉर्मल है। उसके लिए टैबलेट्स होती हैं, तो वो डॉक्टर लिखते हैं। अगर उससे, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा धीरे धीरे। वो क्यों कहती है, कहीं पता नहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ रहा हो। नहीं नहीं नहीं, वो पसीने आते होंगे, सोते में भी आ हाँ। सकते हैं, खड़े में भी आ हाँ, सकते वो हैं, बैठे सोते भी आ सोते सकते भी हैं। आ जाते हैं, उनको अब अचानक वो से आते मीनोपॉज हैं। में होता है, ऑक्सीटोसिन बंद हो जाता है बनना एकदम बॉडी में। तो जो ये हार्मोनल चेंज है, मैं उस दिन इतनी बड़ी एजुकेशन वैसे थोड़ी दी थी। जो लेडी है ये सफर करती है, हर मोमेंट पे सफर करती है। यस सर। तो इसकी टेबलेट्स हैं, किसी भी आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लिख देगा, ये नॉर्मलाइज है, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। हार्ट अटैक अगर होता तो हो चुका होता, वो नहीं इतने दिन वेट कराएगा। थैंक यू। दूसरा देखिए, जो ज्वाइंट पेन की आप बात बता रहे हैं, ज्वाइंट पेन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए हो सर सकता सिर्फ है घुटनों में है, ज्वाइंट तो सब में और कहीं नहीं है, घुटनों में है कि सिर्फ। घुटनों में विटामिन डी चेक सबसे करवा जल्दी लो। दर्द क्यों होता है, घुटने सबसे ज्यादा यूज होते हैं पूरा दिन, जो है कि हम जो भी काम करते हैं हाँ। घुटनों की ही जरूरत होती है, बाकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। हम जब से पैदा होते हैं तब से लेके और लास्ट तक हमारे घुटने काम करते ही रहते हैं, और हम यस। उनकी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, ना उनको प्रॉपर रेस्ट देते हैं, ना ही जो है कि उनका ध्यान रखते हैं, ना उनका न्यूट्रिशन देते हैं। और ओवरवेट, जहां पर्सन जो भी ओवरवेट है, अगर कोई 2 किलो भी ओवरवेट है, वो उसके घुटनों के ऊपर 8 किलो का प्रेशर जनरेट कर रहा है। वो प्रेशर उसको जो है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में समस्या पैदा करेगा। या बहुत सारी फीमेल जो होती है, काम इस टाइप का होता है उनका, जो हाउस वाइफ है,
कि वो वजन उठा के चलती है। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, मेरी माँ भी इस समस्या से पीड़ित है काफी टाइम में। क्यों है? एक तो जो है कि शुरुआत से ही ओवरवेट रहे हैं, नॉलेज नहीं थी इन नहीं चीजों। सर, मेरी मदर ओवरवेट तो नहीं है, दूसरा, वो उनका हाँ, कोई 48 बात नहीं, था, और अभी कारण हो 54 सकते है। हैं। दूसरा क्या कारण है कि वजन न उठाना। एक तो खुद हाँ, का वजन शरीर तो का वेट, उठाती है सर। दूसरा ऊपर से वेट का काम करना, खेतों में काम करना है या कुछ और करना है, तो उसकी वजह से हमारे जो घुटने होते हैं, देखिए हर चीज की लिमिट होती है। आप एक ऑटो के ऊपर ट्रक का वजन लेके चलोगे तो उसके टायर फटेंगे या कबाड़ी टूटेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, उसका एक्सल टूटेगा। तो ये हमारे जो घुटने हैं, ये हमारी जो है कि एक शोकर है, कबाड़ी है, एक्सल है। इसके ऊपर जितनी कैपेसिटी है उतना वजन रखेंगे तो ये ठीक काम करेंगे। अगर ओवरलोड चलेंगे तो समस्या कहीं ना कहीं पैदा होगी। तो और ये मैम आप उनका ना विटामिन डी का टेस्ट करा लेना। मैं गारंटी के साथ, डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन लिख के दे सकता हूँ, कम मिलेगी। विटामिन डी कम होती है तो जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, आप चेक करवा विटामिन लेना। विटामिन डी तो अगर हम टेस्ट कराने बैठे तो मैं कहता हूँ कि हम जो इतने परसेंट ज्वाइन है, मेरे ख्याल से एक का भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि हमारी जो कॉलीकैल्सीफेरॉल की टैबलेट्स आती हैं, आप वो हफ्ते में एक लेनी होती है। उनको बोल दो ये तो सप्लीमेंट है, ले आए कहीं से भी, चूसनी सर होती है आप वो धूप हफ्ते। की बात कर रहे हो, वो तो धूप में ही रहती है पूरा धूप दिन। से डी3 बात, निकलता है, मैंने अभी समझाया। कॉल्सीट्रायोल निकलता है, कैल्सीट्रायोल और कॉलीकैल्सीफेरॉल अलग है। कॉलीकैल्सीफेरॉल आपको खाने से लेना है, कैल्सीट्रायोल अलग है। ये डी3 जो है धूप से, ये तो बहुत कम चाहिए, एक्टिवेशन के लिए चाहिए खाली। ये थोड़ी आप डी बना दोगे इससे। देखिए ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनकी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ से जो है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे से बॉन्ड बना के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ये नहीं कि हमने जो है कि विटामिन डी हम पूरा दिन धूप में लेटे रहे क्या फिर उससे विटामिन डी पूरा हो जाएगा। एक मजदूर आदमी काम करता है खेत में, 24 घंटे धूप में रहता है, आप चेक करा के देखो विटामिन डी कम मिलेगा। तो वो ये जरूरी बांग्लादेश नहीं है सारा यार। धूप में रहता है पूरे दिन, वो डॉक्टर भरे पड़े हैं वो हड्डियों के रोगों से। वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो धूप में रहने से विटामिन आ गई। धूप तो वो विटामिन थोड़ी भेज रही है कहीं से, बताओ ये कहाँ से विटामिन आ रही है, वो ऊपर से आ रही है ये कहीं तो से। सिर्फ आपकी एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। उसके लिए हमें सुबह 10-20 मिनट जो है कि सुबह की जो धूप होती है उसमें हमें टाइम निकालना चाहिए, और उसमें भी हमारी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। ये नहीं कि हम चद्दर ओढ़ के जो है कि धूप में बैठे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर लगनी चाहिए। बहुत सारे लोग सर्दियों में देखता हूँ मैं, चद्दर ओढ़ के धूप में बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। वो आपकी धूप तो लगी नहीं रही शरीर के ऊपर। आप यहाँ जाते हैं कहीं जो है कि सी बीच वगैरह पे जाएंगे, आपको वो दिखेंगे अंग्रेज आधे नंगे लेटे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार इनका तो ये कोई ऐसा दिखावा है, दिखावा नहीं, वो जो है कि वहां सन बाथ लेते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है। देखिए हम सुमन आंटी जी का हैंड रेज है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। सुमन आंटी जी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, वो सारी चीजें बताएंगी, ज्वाइंट पेन भी उन्होंने झेला है और कैसे उन्होंने जो है कि रिकवर किया। जी आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी सभी के लिए। सुनहरी जी का सवाल था, ये उनकी मदर के बारे में बता रही थी। ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी और ये धीरे धीरे ही हो जाएगी सही। और मुझे भी एकदम से एक गर्मी लगती थी, बहुत ज्यादा पसीने आ जाता थे, घबराहट में भी अमित से कहती थी मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला हो रहा है कुछ ऐसा। एकदम से सर्दी लगती थी बहुत जोर से। तो ये हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और घुटनों की तो इतना वेट था तो घुटने ऐसे लर्ज मारते थे मेरे, तो ये बिल्कुल भी इन पे वजन नहीं सकता था। और अब मैं जब करती हूँ बस, घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, उनको ना थोड़ा सा वो बताते रहो, ये 1 साल बाद ना अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे कुछ। और ये जो मल्टीविटामिन से, इन पे थोड़ा ध्यान दो। मुझे तो हम इतने सारी मंगा के दी थी, मैंने खाई थी। तो ये होती है, किसी किसी को होती है ज्यादा, मुझे हुई थी ये 1 साल में जाके नॉर्मल हुई थी। मैं बहुत परेशान थी, डिप्रेशन सा बहुत होता है ऐसा। तो बिल्कुल, यही देखिए था। बॉडी में बदलाव होते हैं सब में। ये इसके अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी में कॉमन हो, लेकिन फिर भी जो है कि ये हार्मोन्स की वजह से महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव लाइफ टाइम होते हैं। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड जो है कि हमारी एजुकेशन क्लास है अमित की, जिसमें बताया है कि महिला का शरीर कैसे कैसे चेंजेस जो है कि लाइफ में उसके में आते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, आंटी जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल उससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। तो
तो एक बार वीना जी का हैंड रेज है और उसके बाद मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं, आज लाइव हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सबसे एक बार वो जो है कि मिलेंगे और कुछ जरूर हमें बताएंगे, कोई बदलाव करने की, कोई चेंज करने की जो भी सुझाव है उनका, या कैसा वो महसूस करते हैं वो भी हम उनसे पूछेंगे। तो पहले एक बार जो है कि मौसमी जी या वीना जी का हैंड रेज हुआ था, वीना जी शायद आपने डाउन कर लिया जी, किसी का हैंड रेज था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो ठीक है, उधर आपका कोई डाउट नहीं है तो मैं अपने पिताजी को अनम्यूट की कमांड दूंगा। एक बार आप ना अनम्यूट की कमांड आई होगी आपके पास, एक बार उसको अनम्यूट पे क्लिक करके फिर बोल सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार पिताजी, आपके हाँ, हेलो। अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। नमस्ते नमस्ते आप सभी को। भाई मुझे ये बताओ, सुमन जी बता रही थी तो हम तो तेरी माँ ने जो से कि कल आ रहा था घुटना का ऑपरेशन के लिए, तो सुमन जी की अब सुनी बात, घुटना अगर से ठीक हो जाए तो हम तो टाल कर दान की। देखो, घुटना ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, माँ का घुटना ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जो है कि और उनके घुटनों में जो हाँ, समय तो 14-15 साल से भी ज्यादा ज्यादा हो समय गए, मेरे निकल ख्याल से गया। 20-25 साल से उनको प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि उसमें जो एक जो लुब्रिकेंट होता है, जो एक बीच में दोनों हड्डियों के बीच में एक जो है कि एक ये जेल टाइप का होता है, जो उन हड्डियों को रगड़ने से बचा के रखता है, वो खत्म हो चुका है काफी टाइम से, हड्डियां आपस में रगड़ के घिस चुकी हैं। तो उसका कोई जो है कि ये इलाज नहीं है कि वो वापिस आ जाएगी, हड्डी जो घिस गई वो तो घिस गई, उसका तो इलाज यही है चलो, कि उसका ऑपरेशन ही होगा। लेकिन देखिए, जिनको अगर टाइम से पहले अगर अपने खाने में सुधार कर लेते हैं जो तो उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है काफी टाइम। जैसे अमरपाल अंकल जी है, उनको चोट का दर्द था या उनके घुटने में दर्द था, अब उनको वो कहते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया महसूस। तो ये रिवर्सिबल तभी होती है जब वो उस कंडीशन में होती है। तो भाई चलो ठीक से फिर। अब बस थारी वार्ता जो से जानकारी थम जो प्रेषित करो सो बहुत बढ़िया। और मुंतामिद की विशेष तौर से जो किड्स एजुकेशन है, ये तो भाई क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर से विषय ने शुरुआत से समझने लगेगी तो ये प्रॉब्लम्स अपना आप ही स्वतः ही कम हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा बिल्कुल है अमित, थारा सभी मैं अमित देख तो रहे जो थे। है कि एक हमारे जो नॉलेज की खान है, वो जो भी बोलता है कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाता है नहीं, डेली। सभी सभी जो ले रहे हैं वो काफी कुछ दे भी रहे हैं, बिल्कुल, लौटा हर भी रहे हैं हर तो। पर्सन जो है कि कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नई चीज सामने आती है। और अमित में देखिए गॉड गिफ्ट है, क्वालिटी है कि वो हर चीज को एक साइंटिफिक तरीके से लेके जाते हैं और उसको नॉलेज भी रखते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि एक साइंटिफिक ये इसके पीछे की साइंस है। तो अमित, भाई बहुत आप अगर अमित से बढ़िया बात करना आपने चाहें तो मदद लाइव है, करो वो जुड़े हुए हैं, सभी। अनम्यूट है। नमस्कार अंकल जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटे, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। सुनाओ क्या हाल? बिल्कुल तो ठीक है अंकल जी, आजकल आपका मलेशिया आशीर्वाद है। में हो? हाँ जी, हाँ जी। भाई आशीर्वाद मालिक का। अच्छा भाई, मैं तो समय थोड़ा कम मिलता है, मैं इस वक्त ना अक्सर खेतों की तरफ से आता जाता रहता हूँ, तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब से देख लेता हूँ। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया। कुछ हमारे जैसे सीनियर सिटीजन भी आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको आशीर्वाद देते भाई, हम तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। दे दो दुनिया को जो तुम्हारे पास है, बांट दो। है, आपको प्रकृति वही लौटा के कई गुणा करके देगी। जी, आप आ जाया करो अंकल जी, आप जब हो मैं सके ज्वाइन कर लिया करो। कल कल का प्रोग्राम, अच्छा ज्वाइन में, अरे भाई ज्वाइन को तो कोटा में तो अक्सर बेटा ये थारे मॉर्निंग टाइम रहे से मैं अपने खेतना की तरफ निकल जाऊं, सो वापिस आता रहो, आज थोड़ा सा समय मिल गया तो मैं वैसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी दिन हमारी एक क्लास में वैदिक ज्ञान भी हमें दो थोड़ा सा। मैं रिक्वेस्ट करने की जरूरत को ना, हम तो चावा साग में थारे साथ जुड़ा रहा और जरूर जरूर हाजिर होंगे। बहुत बढ़िया, तो देखिए तो कल का प्रोग्राम है हमारा तो पूरा से फरीदाबाद की तरफ रवानगी का। आ आ जाइए। बहुत हाँ बढ़िया, ठीक देखिए ठीक भाई। सुबह सुबह सभी को अपना। नमस्ते। जी सभी को नमस्कार। नमस्ते।
सुबह सुबह का इनका अपना रूटीन है खेतों में जाना। और देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि इनकी सेहत का राज भी यही है कि इन्होंने अपना रूटीन मेंटेन करके रखा है। सुबह टाइम पे उठना और जो है कि खेतों में जाना, रूटीन में रहना, टाइम पे खाना, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, नींद अच्छी लेना, ये सारी चीजें इन्होंने शुरुआत से रखी। मैंने आज तक कभी जो है कि इनको बुखार भी नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं देखा। बहुत बढ़िया इम्यूनिटी है। इस उम्र में भी 67 के आसपास एज होगी, बहुत बढ़िया है। और बहुत बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। देखिए हल्का शरीर है, फिट बॉडी है। मेरी माँ को जो है कि ये नसीब नहीं हुआ, उन्होंने अपना ओवर वेट रखा और उसकी समस्याएं अब जो है कि वो झेल रही हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है अपने आइडियल वेट के ऊपर रहें। ओवर वेट हमें कहीं ना कहीं जाके बुढ़ापे में परेशान करेगा, अब नहीं करेगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि मैं तो अब फिर अच्छा नहीं दिखूंगा पतला। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पतला हो गया इसलिए मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। भाई अच्छा दिखना तो बाद की बात है, पहले ठीक तो रह लो। अब नहीं तो 2 4 10 साल बाद आपको ये वजन जो है कि समस्या पैदा करेगा। फिर आपके हाथ में बात नहीं रहेगी। अभी आपके हाथ में है तो आपने अपना आइडियल वेट पे लाना है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब हम आज के सिस्टम सेशन को यही विराम देंगे। जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भाई एज तो 2 महीने कम है, सिर्फ 70 में एंटर हो जाएंगे 2 महीने बाद। 70 साल की एज होने वाली है, तो बहुत बढ़िया। जी जी। हाँ। तो देखिए पूरा एक्टिव है। और मैं तो ये कहता हूँ जी, खेत में जब काम करने लगते हैं तो हम तो फेल है आज भी। सुबह जब हम उठ के खेत में जाते हैं उस टाइम तो ये एक आदमी पूरे दिन में काम करता है, इतना ही कर चुके होते हैं। तो देखिए अपनी सेहत को ठीक रखा, अपनी फिजिकल एक्टिव रहे, तो उसका नतीजा है कि आज अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे। डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, आज भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम उल्टा इनसे कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। हम इनके लिए कुछ नहीं करते, ना तो हम समय दे पाते, ना ही हम इनके लिए कोई ऐसी चीज कर पा रहे हैं कि जो इनको ये खुद से नहीं कर पा रहे। ये खुद हमारे लिए अक्सर कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि जो ये चीजें अब तक मुझे मिली हुई है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको ये चीजें नसीब भी नहीं होती। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।